चलिए, जैसे आप सबको सूचना है कि आज हम किस विषय पे बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। जो अधिनियम है जिस पे हम बात करने वाले हैं उसको मैंने बहुत समराइज कर दिया है और मैं बहुत समरी में आपको जो आपके लिए आवश्यक धाराएं उस अधिनियम की हैं उसके बारे में बात करूंगी। यहाँ पे एक छोटी सी घटना आप सबको पता होगी, आप मीडिया के विद्यार्थी हैं, कि राजस्थान के भटेरी गांव में एक भवरी देवी कांड हुआ जो इस अधिनियम की आधारशिला बना। भवरी देवी जो है वो पेशे से नर्स थी और जैसा कि उस घटना का क्रम है कि किसी एक बाल विवाह को रोकने के उसमें उन्होंने पुलिस ने और भवरी देवी ने अपनी भूमिका निभाई, तो समाज ने उनसे बदला लेने के लिए उनके साथ गैंगरेप किया। वो प्रक्रिया ऐसे आगे बढ़ी कि जब वो पुलिस थाने गई तो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई और पुलिस ने ये कह गई कि आपका मेडिकल चेकअप होगा, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है किसी भी रेप केस में। वहां पहुंची तो चिकित्सालय में कोई चिकित्सक नहीं था और उन्होंने उस पर एक रिमार्क लिखा कि एज डिटर्मिनेशन इज टू बी डन। इस महिला की आयु की जांच की जानी चाहिए। आयु जांच की रिपोर्ट जो है वो मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 15 दिन में प्राप्त होती है। तब तक का ये टाइम पीरियड जो है वो रेप की जो पीड़िता है उसके मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस को हील अप कर देता है। ये सब डिले करने की प्रक्रिया थी। ये आगे बढ़ा, सेशन कोर्ट में जब ये केस चला तो वहां से भवरी देवी केस के जो है सारे आरोपी बरी हो गए। वो वहां से उनको जब बरी किया तो उसकी अपील हुई और अपील की एक विशाखा नाम के एनजीओ ने और एक पीआईएल भी दर्ज की उन्होंने कि जो महिलाएं काम कर रही हैं कार्यस्थल पे, वो कोई भी विभाग हो सकता है, उनकी सुरक्षा का और यौन उत्पीड़न से उनके बचाव के लिए कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए। और वो जजमेंट जो है वो इस अधिनियम की आधारशिला बना। 2013 में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम जो है 2013, ये इस एक्ट की कॉपी है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी और विशाखा एनजीओ ने जो बात कही वो था कि आर्टिकल 14 है, 19 है, 21 है, 15 है, इसको आधार बना के जो है वो कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा का, समान अधिकार का, ये सब अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। उस गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुख्य बातें कही। एक तो ये परिवार समिति जिसके बारे में केजी सुरेश सर ने भी कहा कि जो आईसीसी है इसका गठन आवश्यक रूप से किया जाएगा और ये गठन कहाँ, जहां भी 10 या 10 से अधिक महिला कर्मचारी हैं वहां इस समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। दूसरा, जो भी इस तरह की शिकायत में आप आरोपी पाते हैं, लैंगिक उत्पीड़न के जो भी शिकायतें हैं उसमें जो आरोपी है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही जरूर की जानी चाहिए। और जागरूकता जिसका एक हिस्सा आज हम हैं, ये जो अवेयरनेस है इस एक्ट को लेके, ये भी उस गाइडलाइन का ही हिस्सा है। अच्छा, आपको कुछ पता है कि ये इस तरह के लैंगिक उत्पीड़न वाले केसेस, आप मीडिया स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता ही होगा। बीच में केस चला था, एक तेजपाल इंटर्न वाला जो केस था उसके बारे में आपको पता होगा। #MeToo वाला जो केस, जो प्रकरण एक लंबे दौर तक हमारे यहाँ चला, वो ये सब जो है वो ये लैंगिक उत्पीड़न के ही मामले थे। जो विरोध के स्वर फूटे एक के बाद एक और #MeToo का मामला तो ऐसा था कि उसने किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा, वो मीडिया हो, सिनेमा हो, पुलिस विभाग हो, प्रशासन हो, सरकार हो, सब उसके घेरे में आए। लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा और इससे बचाव जो है वो हमारे इंडियन पीनल कोड में भी दिया हुआ था। ऐसा नहीं था कि 2013 में जब ये एक्ट लागू हुआ उससे पहले महिलाओं को इस तरह के अपराधों से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी, किंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन आईपीसी पे हुए किसी अपराध के लिए आप जाके पुलिस में एफआईआर करेंगे, फिर वो पूरी प्रक्रिया चलेगी, फिर कोर्ट कचहरी है, तो महिलाएं बदनामी का हिस्सा ना हो, चर्चा का विषय ना बने, इसलिए हमेशा ये बात इग्नोर होती चली आई। अधिनियम में उपलब्ध होने के बाद भी सजगता से अपने इस अधिकार का उपयोग महिलाओं ने कभी नहीं किया। अब मैं इस अधिनियम के कुछ
कुछ मुख्य धाराएं और कुछ बिंदु आपको बताती हूँ। इस अधिनियम में कुल 30 धाराएं हैं और जो सामान्यता विद्यार्थियों के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी और एक आम नागरिक के लिए भी जो मूल जानकारी की जो धाराएं हैं वो लगभग 17 से 18 धाराएं हैं जिनकी जानकारी हमको होना चाहिए। धारा 1 तो हमें ये बताती है कि अधिनियम का नाम कहाँ लागू है, संपूर्ण भारत में है, और अधिनियम की धारा 2 जो है वो अलग अलग परिभाषाओं को परिभाषित करती है। हम सीधे धारा 3 की बात करेंगे जिसमें ये कहा कि लैंगिक उत्पीड़न क्या। आप कार्यस्थल में हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस चीज को उन्होंने जो है अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न में परिभाषित किया। मैं बहुत स्पेसिफिक जो एक्ट में डिफाइन है वो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कोई भी बात, मैं सामान्य भाषा में आपसे बात कर रही हूँ, ऐसी कोई भी बात किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कि संस्था में या विभाग में आपके साथ कार्यरत है, आपकी पदोन्नति से संबंधित हो, आपके किसी काम को किए जाने से संबंधित हो, या कोई ऐसा व्यवहार हो जो किसी भी महिला के लिए असहज हो, किसी भी तरह की कोई टिप्पणी हो, या किसी महिला को ये कह के कि हम तुमको एम्प्लॉयमेंट देंगे, कोई नौकरी देंगे, उससे किसी इस तरह का अनुरोध करना या इस तरह का दबाव बनाना कि वो उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करे या उसके साथ घूमने जाए, या किसी भी तरह की इस तरह की कोई जो ऑफर है जिनको हम कहते हैं, ये सब लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। आपका किसी महिला के प्रति अपमानजनक कुछ कहना, बड़ी सामान्य सी घटनाएं होती हैं। मैं आपको सामान्य भाषा में बताऊं कि चलते जा रहे कॉरिडोर में धक्का मारते हुए गए, किसी ने एकदम से चिमटी काट ली, किसी ने बालों पे हाथ फेर दिया या दुपट्टा खींच लिया, या कोई ऐसी आभासी टिप्पणी आपके साथ की, या कोई इशारा किया, या कुछ चलते में आपको कुछ ऐसा प्रदर्शित किया या कुछ ऐसा दिखाया, फेंक के दिया, ये सब जो है वो इस अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है और आपको ये अधिकार है कि आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। मजाक में भी इस तरह का कोई अपशब्द या ऐसी कोई टिप्पणी जो है वो उनको दंड का भागी बनाती है। इस संस्था के लिए, इस विश्वविद्यालय के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि ये विश्वविद्यालय जो है मेरे लिए परिवार जैसा है। बड़ी गर्व की बात है कि 3 साल आईसीसी का मेंबर रहने के बाद भी और आज भी ऐसी कोई बात या कोई शिकायत मुझे पता नहीं चली जिसने इस अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्यवाही करने के लिए हमको विवश किया हो। और इसके लिए मैं शशिकला मैम को धन्यवाद देती हूँ कि इसमें इन्होंने अधिनियम में एक बात कही कि लैंगिक उत्पीड़न को हम 2 पार्ट में बांटेंगे। एक तो ये जो मैंने आपको अभी बताया, दूसरा ये कि नियोजक जो एम्प्लॉयर है, आपका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या आपका सुपीरियर कलीग है, जो भी है, वो अगर आपके साथ कोई ऐसी अभद्रता करता है या आपको कोई प्रलोभन देता है कि आपका वेतन बढ़ जाएगा या आपको पदोन्नति मिल जाएगी या आपको बेटर एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, या कोई ऐसी धमकी कि भाई तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या तुम्हारी सैलरी कट कर ली जाएगी, कोई जांच बिठा दी जाएगी, जो भी हम कह सकते हैं कि विभागीय स्तर पर संभव हो एक महिला को नुकसानकारक करने की धमकी देने के लिए, ये सब भी लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में ही है। ऐसा कोई वातावरण भी अगर किसी ने क्रिएट किया आपके कार्यस्थल पे किसी भी पुरुष द्वारा कि आपका काम करना असहज हो जाए, आपको आपत्तिजनक परिस्थितियों में, या कहना चाहिए क्योंकि विशाखा गाइडलाइन में आर्टिकल 21 को बहुत स्पेसिफाई किया है। ऐसा नहीं कर सकते कि कोई लगातार किसी पे चिल्ला रहे हैं, तनाव दे रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, ये भी जो है वो आपको दंड के लिए भागी बनाता है। आप अपराध कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीइंग एन एम्प्लॉयर और द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और द इंस्टीट्यूशन और एक्सेट्रा, आप किसी भी अपने एम्प्लॉय को, महिला एम्प्लॉय को इस तरह से बुला के धमकी दें या कुछ भी इस तरह का प्रलोभन उसको दें।
अधिनियम की धारा ये कहती है कि जानबूझकर किए जाने वाले कुछ संपर्क हैं, जैसे उन्होंने कैटेगरी डिवाइड की है, मैं एज इट इज पढ़ती हूँ। भद्दे संगीत करना है, अश्लील तरीके से घूरना है, फप्तियां कसना है, छेड़छाड़ करना है, इवन बाहर मिलने के लिए दबाव बनाना भी जो है वो लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में है। मेरे सभी पुरुष मित्र और भाई और विद्वान इसको जरा गौर फरमा लें। गैर मित्रतापूर्ण टिप्पणी करना है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी अगर आपने आधार बनाया है, चाहे वो छुट्टी स्वीकृत करने के लिए हो, अपॉइंटमेंट के लिए हो, वर्क के लिए हो, वो भी इसी श्रेणी में आता है। किसी भी तरह का अश्लील चित्र दिखाना, टेलीफोन, ईमेल, व्हाट्सएप, किसी भी आपकी जो टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से कोई भी इस तरह का मैसेज करना जो कि किसी स्त्री की गरिमा को भंग करता हो, वो लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। ये अधिनियम तो ठीक है और ये सब तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बोलने के साथ हमको ये पता होना चाहिए कि इस अधिनियम की सार्थकता तभी है जब महिलाओं में इसके विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत होगी। मैं कुछ भी कह जाऊं, इस अधिनियम में कुछ भी लिखा हो, इससे पहले भी बहुत सारे अधिनियम रहे, अगर हम गलत बात का विरोध नहीं कर सकते हैं तो किसी भी अधिनियम, किसी भी नियम कानून के होने का कोई तात्पर्य नहीं, कोई औचित्य नहीं। इसलिए आपकी सजगता और आपकी हिम्मत जो है वही आपको आपके प्रति होने वाले कुछ अपराधों से सुरक्षित रख सकती है। अधिनियम की धारा 4 आंतरिक परिवाद समिति के गठन की बात करती है। आप सबको पता है आईसीसी क्या है? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है जो हर विभाग में, हर इंस्टीट्यूशन में गठित की जानी है। इस समिति की जो हेड है, जो भी रहेंगे, जो समिति जहां गठित की गई है वो उस संस्थान की कोई महिला पदाधिकारी होंगी, एक एक्सटर्नल मेंबर होंगे और बाकी मेंबर्स उसी संस्थान के होंगे जो कि महिलाओं के प्रति संवेदनशील हैं, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। और इस पूरी समिति में लगभग 50% जो है वो महिला सदस्य होंगी। अध्यक्ष जो है उस समिति की वो महिला ही होगी। उसके लिए कोई विकल्प नहीं है कि अगर आपके संस्थान में आपको ऐसा कोई नहीं मिल रहा है तो आप किसी पुरुष को उसका अध्यक्ष बना दें, ये नहीं हो पाएगा। अगर 10 कामगार नहीं है, महिला कर्मचारी नहीं है और ग्रामीण स्तर पर जैसे पंचायत है, गांव है, अब जिले स्तर पर अगर परिवार संस्थानों में नहीं परिवार समिति गठित होती तो हर जिले स्तर पर एक स्थानीय परिवार समिति का गठन किया, जो जिला अधिकारी उसका मुखिया होता है। गांव की कोई महिला है, अगर वो किसी स्कूल में जाती है और वहां पता लगा 2 ही टीचर हैं या 2 ही जो सफाई कर्मचारी हैं वो है और वहां इस तरह की कोई समिति नहीं है और उसके साथ अगर इस तरह की कोई घटना घटित होती है तो वो अपनी शिकायत कहाँ करेगी? क्या डायरेक्ट थाने एफआईआर करने जाएगी? नहीं, स्थानीय परिवार समिति जिला स्तर पे, जहाँ जिला अधिकारी, सामान्यतः कलेक्टर होते हैं पर वो एडीएम, एसडीएम किसी को अपने अधिकार प्रत्यायोजित कर देते हैं कि आप इस समिति के अध्यक्ष होंगे, उनको वो शिकायत कर सकती है जो उसकी जांच करते हैं। जो महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, मैं उनको बताती हूँ कि कंप्लेंट आपको अगर आईसीसी को अप्रोच करना है, आईसीसी को अगर इस संबंध में कोई कंप्लेंट करनी है, अधिनियम में ही उल्लेखित है, आपको राइटिंग में वो कंप्लेंट करनी होगी। The complaint will be in 6 copies, 6 कॉपी में आपको वो कंप्लेंट करनी होती है समिति के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए। यदि कोई महिला हम शिक्षित है तो ठीक है, लेकिन अगर सफाई कर्मचारी है, कोई और ऐसे कामगार हैं जो शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उनकी शिकायत दर्ज करने के लिए कोई अन्य महिला या समिति के ही कोई अन्य सदस्य जो है वो उसकी मदद करेंगे कि ये शिकायत कैसे दर्ज हो। का समय होता है, जिस दिन घटना घटी, आपके साथ कोई इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ तो उसके 3 माह के भीतर आपको वो शिकायत दर्ज करनी होती है और शिकायत की जांच परिवार समिति करती है। यदि समिति पाती है कि शिकायत में कोई तथ्य नहीं है और इस शिकायत का निराकरण जो है वो खत्म करना चाहिए, ऐसा कोई बिंदु उसमें नहीं पाते हैं, तो एम्प्लॉयर जो नियोजक है
उनको ये सूचित करते हैं लिखित कि शिकायत के संदर्भ में कोई भी कार्यवाही नहीं की जानी है। पर यदि ऐसा पाया जाता है कि जिसके विरुद्ध वो शिकायत की गई है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जानी है, तो समिति जो है वो अपनी अनुशंसाएं जो है वो नियोजक को लिख के भेजती है कि इनके विरुद्ध ये कार्यवाही की जानी है। समिति जो जांच करती है उसका आधार ऐसा है कि आपने जो कंप्लेंट दायर की उसकी एक कॉपी वो है जो जिस व्यक्ति के विरुद्ध वो शिकायत की गई है उसको भेजेंगे। उसे समय दिया जाएगा, नियत समय, कि वो उपस्थित हो समिति के समक्ष और अपना जवाब दे, अपना पक्ष रखे नेचुरल जस्टिस के हिसाब से, कि वो भी आगे कहे कि नहीं ये गलत है या जो भी है। कंप्लेंट कर रहा है वो भी और प्रत्यर्थी जो रेस्पोंडेंट है वो भी अपनी बात को साक्ष्यों के साथ और दस्तावेजों के साथ ही प्रस्तुत करेगा। ऐसा नहीं कि एक प्लेन कागज पे आपने शिकायत लिखी और मुझे ये शिकायत है। 10 दिन के भीतर आपने रेस्पोंडेंट को वो सूचना भेज दी, उनको एक नियत समय दिया, उपस्थित होंगे, अपना जवाब देंगे। नहीं देंगे तो एक्स पार्टी डिसीजन जो है वो समिति कंप्लीट करके और अपनी फाइंडिंग्स जो है वो एम्प्लॉयर को दे देते हैं। इसमें जो एक मुख्य बात है, ये तो फिर प्रोसेस है समिति का, मुझे लगता है उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है और समय कम है, इसलिए यदि परिवार समिति ने जांच में ये पाया कि किसी महिला ने संस्था के ही किसी पुरुष के विरुद्ध या अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत की है और शिकायत को अगर सत्य पाया गया तो क्या, हम उस प्रक्रिया को बाईपास करते हुए मूल मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले तो विभाग या संस्था के जो लागू नियम हैं उस व्यक्ति के लिए जो कि वहां का कर्मचारी या अधिकारी है उसके अनुसार कार्यवाही करेगा नियोजक जो है। यदि इस तरह के कोई नियम या वो नहीं है तो आप उसे चेतावनी भी दे सकते हैं, आप उनकी वेतन वृद्धि भी रोक सकते हैं, आप उनकी पदोन्नति भी रोक सकते हैं, आप उनका स्थानांतरण भी कर सकते हैं, आप उनको सेवा से मुक्त भी कर सकते हैं। शिकायत की गंभीरता और परिवार समिति द्वारा जांचे गए परिणामों के आधार पर ये निर्धारण करते हैं कि इनको क्या दंड दिया जाना चाहिए। ये शिकायत परिवार समिति ने मान लीजिए नियोजक को दे दी है 10 तारीख को, तो इनका ये कर्तव्य है कि ये 60 दिन के भीतर समिति की अनुशंसा पर कार्यवाही करेंगे। मैंडेटरी है, ऐसा नहीं कि कर लेंगे वो फाइल की तरह चलती रहे, नहीं, क्योंकि अपील के लिए भी समय होता है। यदि आपने 60 दिन निकाल लिए, 3 महीने 4 महीने निकाल लिए और उसके बाद इस तरह की कोई दंडात्मक कार्यवाही प्रत्याशी के विरुद्ध की कि उसको लगता है कि मुझे अपील में जाना चाहिए था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए उसकी नियत तय समय सीमा है कि 60 दिन के भीतर आपको उसको दंड देना है, जो भी देना है। आप इवन उसे सामुदायिक सेवा का भी आदेश दे सकते हैं कि अब आप 3 महीने रोज सुबह 2 घंटे जाइए वहां वृद्धाश्रम में वृद्धों की सेवा करिए, और नहीं तो आइए और बगीचे की सफाई करिए। That can be the punishment depending upon the complaint. उसके बाद प्रतिकर का निर्धारण भी है। प्रतिकर किसको मिलेगा? कंप्लेनेंट को। किस सिचुएशन में? जब परिवार समिति अनुशंसा करती है कि नहीं, ये जो शिकायत हुई है ये सही थी और इनको दोषी पाया गया है। प्रतिकर का निर्धारण ऐसे होगा कि ऐसा नहीं है ना कि समिति के 5 सदस्यों को लगा कि नहीं ठीक है यार, एक काम करते हैं, इसको 2 लाख रुपए चलो चेक बनाओ दे दो, ऐसा नहीं होता ना। आप जब प्रतिकर का निर्धारण कर रहे होते हैं तो जो सबसे पहली बात आपको सोचनी है वो ये कि जो प्रत्यर्थी है उसकी आय क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। दूसरा, जो व्यक्ति महिला है जिसके बारे में समिति ने ये माना कि इसके साथ अन्याय हुआ है, उसको कितनी मानसिक पीड़ा हुई, ऐसे कितने अवसर हुए जब उसके हाथ से इस मानसिक तनाव की वजह से या इस दुर्व्यवहार की वजह से छूट गए, या हो सकता है कि उसको कोई शारीरिक क्षति ऐसी हुई हो जिसके लिए उसे इलाज पे खर्च करना पड़ा हो, छुट्टी पे जाना पड़ा हो। तो ये इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो आईसीसी है वो ये डिसाइड कर सकती है कि इंडिविजुअल जो प्रत्यर्थी है, रिस्पोंडेंट है, वो इसको प्रतिकर देगा और किश्तों में भी दे सकता है और आप 1 टाइम पेमेंट भी करवा सकते हैं। पर एक बात यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो प्रतिकर है वो आपका उस शिकायत में
प्रत्यर्थी के साथ समझौता नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपको 2 लाख रुपए देता हूँ, आप शिकायत विड्रॉ करो और जाने दो इस बात को। नो, दैट इज द कंपनसेशन फॉर द गिल्ट व्हिच द इंडिविजुअल हैज डन। ऐसा नहीं है कि ये पैसा, ये तो आपको आपके लिए मानसिक शारीरिक रूप से हुई हानि के लिए दिलाया जा रहा है। ये तो हो गई पुरुषों को धमकाने वाली बात। आप लोग इतना सीरियसली होकर मत सुनिए, मतलब ऐसा नहीं है, आप लोगों के लिए भी कुछ है। अब ये धारा जो है ना, वो जब भी बोलते ना तो फिर उनको ऐसा लगता है हाँ अब ठीक है। मान के चलिए कंप्लेंट हुई, एक तो मैंने बता दिया कि या तो एक आप लोगों के लिए रिलीफ ये है कि पता ही ना जाए, जांच में ये साबित हो जाए कि साहब इन्होंने कोई गलती नहीं की है, ठीक है। दूसरा रिलीफ ये है, अधिनियम ये कहता है कि अगर मिथ्या साक्ष्य दिए हैं, मिथ्या कंप्लेंट की है, फॉल्स कंप्लेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट, और अपने साथी कड़ों को जिनको उसने साक्षी बनाया था वो भी फॉल्स हैं, तो बस फिर आपकी मुसीबत हो गई। जो प्रतिकर, जो दंड, जो लायबिलिटीज मैं अभी तक इस वाले एंगल पे बता रही थी ना, वो इधर शिफ्ट हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं है, अगर समिति ये पाती है कि जांच में जो ये कंप्लेंट हुई है ये गलत हुई है, तो कार्यवाही महिलाओं के विरुद्ध भी की जा सकती है, ठीक है। धारा 18 जो है वो आपको अपील में जाने का अधिकार देती है। आप अपील में जा सकते हैं न्यायालय में नियोजक के उसके विरुद्ध। अगली धारा जो है वो नियोजक के कर्तव्यों के बारे में बात करती है, और मैं इस धारा को समाप्त करते हुए सिर्फ ये कहूंगी कि माननीय केजी सुरेश सर जो हैं वो अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण से काम कर रहे हैं, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं उस धारा को बताने की। जो बेहतर किया जाना चाहिए एक नियोजक के द्वारा वो सुरेश सर कर रहे हैं, तो आप बेहतर समझ सकते हो। एक आपको सहज सुलभ माहौल दिया हुआ है, आपकी समस्याएं सुन रहे हैं, और बेहतर जो सुविधाएं आपको उपलब्ध करा सकते हैं वो सब दे रहे हैं। और मेरा पुरुष वर्ग के सभी सम्मानीय सदस्य जो यहाँ उपलब्ध हैं सभागार में, उनसे अनुरोध है कि महिलाओं का मान सम्मान रखें, तो इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस कार्यशाला की और मेरे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये ध्यान रखें कि इनका मान है और ये भी हमारे ही समान है, तो फिर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। और यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।